जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण तो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे उसका लिंक दे दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो इसके बारे में लिखेंगे कि स्वपोषण के ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं एवं वह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। और दूसरा परपोषण का लिखेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के द्वारा संश्लेषित करते हैं परपोषी कहलाते हैं तथा वह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। इसका लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त कर रहा है, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल जो कि हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इन सब की उपस्थिति में देखिए यहाँ पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तथा ऑक्सीजन का और तथा जल वाष्प का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप लोग यह समीकरण भी साथ में लिख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके प्रयोग के लिए लिखेंगे कि एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को लेंगे, उसकी हरी और सफ़ेद चींटियों को रेखांकित करेंगे। इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबाल लें और उबालने के पश्चात उसे गर्म एल्कोहल यानी कि शराब या स्पिरिट में डाल दें। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबालें यानी कि गर्म करें। थोड़ी देर में देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। चूँकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन यानी कि सफ़ेद हो जाए तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद पत्ती को अच्छे से धो लेंगे। अब इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। आप पाएंगे कि पत्ती का हरा चींटियों वाला भाग गाढ़ा नीला हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चींटियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरी चींट वाले भाग में चूँकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे उसमें मंड यानी कि स्टार्च का निर्माण हुआ। परंतु पत्ती के सफ़ेद चींट वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित यानी कि मौजूद नहीं था होता है, इसीलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर आप लोग दिए गए इस यहाँ पे यह फिगर जो दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका चित्र बना लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने के लिए उन सभी में चित्र की आवश्यकता होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।
तो इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा होना चाहिए 2 दिन तक अंधेरे में रख देंगे उसको, और फिर इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटाश यानी कि KOH का सांद्र घोल ले लेंगे। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट देंगे और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालेंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल से बाहर। तो आप लोग यहाँ पे इस चित्र में देखिए, पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर है और आधा भाग बोतल के बाहर है। तो आप लोगों को इसी तरह से रखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीब 4 घंटे बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ लें एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें, यानी कि उसमें स्टार्च है या फिर नहीं। इसके लिए पत्ती को एल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालें यानी कि गर्म करेंगे। जब पत्ती रंगहीन हो जाए यानी कि सफ़ेद हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्का पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि पोटाश का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतर भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। उसके बाद लिखेंगे कि इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यहाँ पे जो यह चित्र दिया गया है आप लोग इस चित्र को बना लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो इसका लिखेंगे कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और अपने भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। वहां से फिर समूचे यानी कि पूरे शरीर में वितरित हो जाता है यानी कि फैल जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। आप लोग यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भोजन रखा हुआ था, तो इसको यहाँ पे चारों ओर से घेर कर इसको ग्रहण कर लिया और इसको पूरे बॉडी में यानी कि फैला दिया और इस तरह से यह अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे कि आहार नाल वह लंबी नली होती है जिससे होकर हम जो भोजन करते हैं वह गुजरता है। यह मुख से शुरू होता है, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय से होकर गुजरता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। इसका लिखेंगे कि
मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। पहला, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। फिर इसका दूसरा भाग लिखेंगे ग्रसनी के। मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला निगल द्वार और जो आहार नाल के अगले भाग यानी कि ग्रास नली में खुलता है, तथा दूसरा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिक्स कहलाता है। जब मनुष्य में भोजन करता है तब वह यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। फिर तीसरा भाग है ग्रास नली। इसका लिखेंगे कि मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। फिर उसके बाद आमाशय का लिखेंगे कि यह एक चौड़ी थैली संरचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग फाइलोरिक कहलाता है तथा इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। फिर उसके बाद छोटी आंत का लिखेंगे कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला लिखेंगे बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी संरचना जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। यह भाग अवशेषी अंग है। आप लोग यहीं तक इसका आंसर लिख लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे मनुष्य का आहार नाल का चित्र। तो आप लोग इस चित्र को देखकर बना लेंगे। अगर आप लोग अभी तक इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे उसका लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।